हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल मैककॉमिक का एक दावा है, और सच कहूं तो ये आपको पूरी तरह से चौंका देगा। उनके मुताबिक अगर हम पूरे मानव इतिहास को देखें तो जिंदा रहने के लिए 536 ईस्वी सबसे खराब साल था। जी हाँ, सबसे खराब। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया एक ऐसे भयानक अंधेरे में डूब गई थी जिसके बारे में आज सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा ऐतिहासिक सच है जिसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझा कर रखा। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा इस क्राइम सीन के अंदर चलते हैं। जरा उस समय के चश्मदीद गवाह बिजाइंटिन इतिहासकार प्रोकोपियस के इन शब्दों पर गौर करें। उन्होंने लिखा था कि सूरज की चमक मानो पूरी तरह से छिन गई थी। वो बिल्कुल एक फीके बेजान चांद की तरह दिख रहा था। दिन का उजाला गायब था और ऐसा लग रहा था जैसे एक कभी ना खत्म होने वाला सूर्य ग्रहण लग गया हो। सोचिए, दिन के समय भी हर तरफ सिर्फ एक अजीब सा डरावना अंधेरा। और बात यहीं नहीं रुकी। रोमन राजनेता कैसियोडोरस ने 538 ईस्वी में जो बताया वो तो और भी अजीब है। उन्होंने लिखा कि मौसम का पूरा चक्र ही उलट गया था। गर्मियां बिना गर्मी की थीं। आसमान में सूरज का रंग अजीब सा नीला पड़ गया था। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में भी लोगों की अपनी परछाई नहीं बन रही थी। मतलब ये सब उस समय के लोगों के लिए कितना दहशत भरा रहा होगा, है ना? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ यूरोप की बात होगी। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी तरह से वैश्विक तबाही थी। एक तरफ इटली में नीला सूरज दिख रहा था, तो दूसरी तरफ चीन में गर्मियों के मौसम में अचानक बर्फबारी होने लगी थी। पेरू में भयंकर सूखा पड़ा और आयरिश दस्तावेजों में तो बाकायदा रोटी की विफलता का जिक्र है, जिसका सीधा मतलब है भयानक अकाल। दुनिया भर में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं और करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार हो गए। इस तबाही का असर कितना गहरा था, ये इस पुरातात्विक डेटा से एकदम साफ दिखाई देता है। ये डेटा स्कैंडिनेविया का है। उस रहस्यमयी धुएं के छाने के बाद वहां की 75% से ज्यादा पुरानी बस्तियों को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। जी हाँ, 75%। आबादी इतनी तेजी से घटी कि जो गांव सदियों से आबाद थे वो रातों रात वीरान हो गए। ये सिर्फ कोई बुरा मौसम नहीं था, बल्कि ये इंसानी अस्तित्व पर आया एक बहुत बड़ा संकट था। उस एक साल में गर्मियों का तापमान सामान्य से लगभग 1.25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। अब सुनने में शायद ये नंबर आपको छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी। ये ऐसा था मानो किसी ने पूरी पृथ्वी को एक विशाल फ्रीजर में डाल दिया हो। इसी ने पिछले 2000 वर्षों के सबसे ठंडे दशक की शुरुआत की, जिसे वैज्ञानिक आज लेट एंटीक लिटिल आइस एज कहते हैं। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल, आखिर ऐसा हुआ कैसे कि इस चीज में इतनी ताकत थी कि उसने पूरी पृथ्वी को 18 महीनों के लिए इतने गहरे कोहरे और कंपा देने वाली ठंड में धकेल दिया? सूरज आखिर गया कहाँ? चलिए अपने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और सुरागों की पड़ताल करते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास 2 सबसे बड़े वैज्ञानिक फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। पहला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी पेड़ों के अंदर मौजूद रिंग्स का अध्ययन। ये रिंग्स साफ बताते हैं कि उस भयानक ठंड के कारण पेड़ों का विकास पूरी तरह से रुक गया था। और दूसरा है ग्लेशियोलॉजी, यानी प्राचीन बर्फ के नमूनों की जांच, जो हमें बताती है कि ठीक उसी समय काल में वातावरण में अम्लीय सल्फेट का एक बहुत बड़ा असामान्य उछाल आया था। तो इन सुरागों के आधार पर ऐतिहासिक रूप से वैज्ञानिकों ने 2 मुख्य संदिग्धों पर अपना ध्यान लगाया। क्या ये अंतरिक्ष से आया कोई विशाल धूमकेतु था जो पृथ्वी से टकराया, या फिर ये खुद हमारी पृथ्वी के गर्भ से निकला कोई महाज्वालामुखी था? सच कहूं तो ये इतिहास का सबसे पेचीदा कोल्ड केस बन चुका था। शुरुआत में काफी वैज्ञानिकों को लगा कि जरूर कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकराया होगा, जिससे इतनी ज्यादा धूल उड़ी कि सूरज ही छिप गया। प्राचीन चीनी रिकॉर्ड्स में दौड़ते हुए तारों का जो जिक्र है वो भी इसी ओर इशारा कर रहा था। लेकिन इस थियोरी को जल्दी खारिज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर कहीं भी इतना विशाल क्रेटर या गड्ढा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, बर्फ में मिला वो सल्फेट धूमकेतु से नहीं आता, वो किसी और ही चीज की चुगली कर रहा था। और वो चीज थी ज्वालामुखी। जी हाँ, असली मुजरिम एक ज्वालामुखी था। ग्रीनलैंड की बर्फ के नमूनों ने पक्का कर दिया कि उस समय हवा में भारी मात्रा में ज्वालामुखी सल्फेट मौजूद था। इस सल्फेट ने ऊपरी वायुमंडल में जाकर एक मोटी चादर सी बना ली।
इसी चादर ने सूरज की रोशनी को सोख लिया और पृथ्वी पर ला दी एक भयानक ज्वालामुखीय शीत, यानी एक वॉल्केनिक विंटर। अब वैज्ञानिकों के सामने असली चुनौती थी उस खास ज्वालामुखी को पहचानना। उनकी ये सस्पेक्ट लिस्ट बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर के लाइनअप जैसी है। वैज्ञानिक बर्फ में जमे क्रिप्टोटेफ्रा, जो असल में कांच और राख के बेहद सूक्ष्म कण होते हैं, उनके केमिकल फिंगरप्रिंट्स को दुनिया भर के ज्वालामुखियों से मैच करने में जुट गए। क्या वो आइसलैंड का ज्वालामुखी था, या अल सल्वाडोर का एलोपांगो, या फिर उत्तरी अमेरिका और रूस का खिश्तुदाच ज्वालामुखी? इन सबको जांच के दायरे में रखा गया। यहीं पर भूगोल ने हमारी बहुत मदद की। देखिए, ग्रीनलैंड की बर्फ में तो सल्फेट का स्तर बहुत ज्यादा मिला, लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ में 536 के समय का ऐसा कोई निशान नहीं था। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये महाविस्फोट निश्चित रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही कहीं हुआ था। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास और दक्षिणी गोलार्ध के ज्वालामुखियों को इस लिस्ट से तुरंत बाहर कर दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी है। वैज्ञानिकों को जो असली सच पता चला वो ये था कि ये सब सिर्फ एक बार नहीं हुआ। ये तो तबाही की एक पूरी सीरीज थी। पहले 536 में एक महाविस्फोट हुआ, फिर 539 और 540 के आसपास दूसरा, और फिर 547 में एक और ज्वालामुखी फट पड़ा। और मानो ये सब काफी नहीं था, इसी बीच दुनिया पर एक और भयानक मुसीबत टूट पड़ी। और वो मुसीबत थी जस्टिनियन प्लेग। 541 ईस्वी में मिस्र से शुरू हुए इस बुबोनिक प्लेग ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की लगभग आधी आबादी को साफ कर दिया। जरा सोचिए, लगातार अकाल और सूरज की रोशनी के बिना लोग पहले से ही इतने कमजोर और भूखे थे कि उनके शरीरों में इस भयानक बीमारी से लड़ने की कोई ताकत ही नहीं बची थी। इन सब चीजों ने मिलकर हमारे विश्व के इतिहास को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। ताकतवर रोमन साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से होने लगा। एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि इसी ठंडे मौसम के कारण अरब प्रायद्वीप में बारिश बढ़ गई, जिससे वहां उर्वरता आई और आगे चलकर इस्लामी विस्तार को मदद मिली। स्कैंडिनेविया के लोगों के लिए तो ये इतना भयानक था कि यहीं से फिम्बल विंटर और रैग्नारॉक जैसी नॉर्स कहानियों का जन्म हुआ, जो दुनिया के अंत की बात करती हैं। इसका आर्थिक असर ऐसा था कि दुनिया एक सदी तक इससे उभर ही नहीं पाई। खैर, अब इस ऐतिहासिक तबाही से बाहर निकलते हैं और आज के समय पर नजर डालते हैं, क्योंकि 536 ईस्वी में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई कहानी नहीं है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसमें आज की 21वीं सदी की मानवता के लिए बहुत गहरे और जरूरी सबक छिपे हैं। अगर हम 6ठी सदी के उन बेबस लोगों की तुलना आज के समाज से करें तो एक बड़ा अंतर दिखता है। उस समय किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन आज हमारे पास विज्ञान है, पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणालियां हैं और तकनीक है। आज हम ये समझ सकते हैं कि जलवायु कैसे बदल रही है और हम संकटों के असर को कम करने की ताकत भी रखते हैं। फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो 536 ईस्वी के उस संकट और आज की दुनिया की चुनौतियों में एक अजीब सी समानता है। आज भी हम चरम मौसम, मानव जनित जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 जैसी महामारियों से जूझ रहे हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे उस युग में संसाधनों की कमी ने समाज को तोड़ा था, आज गलत सूचनाओं का प्रसार यानी इन्फोडेमिक्स और विज्ञान को नकारने की हमारी आदतें हमारे समाज को अंदर से कमजोर कर रही हैं। तो इन सब से हमें जो सबसे अहम सीख मिलती है वो ये है, हमारे पास दुनिया भर का सारा वैज्ञानिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो, लोग बदलाव का विरोध करें और हम सब मिलकर एक साथ कदम न उठाएं, तो सिर्फ विज्ञान हमें नहीं बचा सकता। जानकारी होना काफी नहीं है, उस जानकारी पर जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है। और इसी बात के साथ यह विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर खत्म होता है। हमारे पूर्वजों के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था, वो लाचार थे, लेकिन हमारे पास विकल्प है। तो सवाल ये है, क्या हमारा आज का समाज अतीत की इन चेतावनियों से सीखते हुए वाकई एकजुट होकर काम करने को तैयार है, या फिर हम भी अनजाने में उसी पतन के चक्र को फिर से दोहराने की ओर बढ़ रहे हैं? इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।